नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि एचसीएस पर। मैं हूं मयूर कस्तूरी और इस शानदार वीडियो सीरीज में आपका बहुत स्वागत, जहां हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम के सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिल रही हैं। और ये वो टॉपिक्स है जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत ज्यादा। और ना सिर्फ वो बच्चे जो हरियाणा सिविल सर्विसेज 2027 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो 100% बहुत लाभदायक ये सीरीज रहने ही वाली है, लेकिन वो बच्चे जो कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक ये सीरीज है। मैं आपको यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री विषय डील कर रहा हूं, जबकि अन्य विषय विशेषज्ञ जो एचसीएस के अन्य विषय हैं उनको डील करेंगे और आपकी उनसे समय समय पर मुलाकात होगी। तो चलिए बढ़ाते हैं हम लोग एक और कदम आपकी सफलता की तरफ, और नियमित रूप से इस वीडियो को देखना है, इस सीरीज को फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है अलग अलग जो एक्ट्स हम देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 और फिर 1919 और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1858 की एक्ट से। अब जरा इसका माहौल समझें तो आपको पता होगा कि सन 1857 में भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था और उस समय भारत पर शासन करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इतना उनने परेशान किया भारतीयों को कि अलग अलग वर्गों ने भारतीयों में इनका विद्रोह किया। जब व्यक्ति परेशान होता है तभी विद्रोह करता है। अब आइए कि इस विद्रोह के उपरांत 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था। तो उसके क्या प्रावधान है? सबसे पहले भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल जो ब्रिटेन देश है वो परेशान हो चुका है, त्रस्त हो चुका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अलग अलग नीतियों और उनके कारण भारतीयों के विद्रोहों से। क्योंकि यहां पे इनकी गलत नीतियां आती हैं, भारतीय विद्रोह करते हैं और नतीजा ये होता है कि हर बार कंपनी मदद मांग रही है अपने ओरिजिनल पेरेंट देश ब्रिटेन से। और आपने 1857 विद्रोह में पढ़ा होगा कि इस बार भी ब्रिटेन को सैनिक भेजने पड़े भारत में कंपनी की मदद के लिए और इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो अब जैसे कोई बच्चा है कि बार बार उसकी कंप्लेन घर वालों के पास आ रही है तो घर वाले परेशान होंगे ही। इसीलिए यह फैसला लिया गया कि अब कंपनी का शासन खत्म और सीधे भारत का शासन आ गया क्राउन के कंट्रोल में। क्राउन यानी ब्रिटिश राजा रानी, लेकिन देखो वो तो सेरेमोनियल हेड है, यानी सिर्फ नाम के हेड हैं। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति एक नाम मात्र प्रमुख है, रियल पावर्स प्रधानमंत्री के पास है, वैसे ही यहां पे क्राउन राज शुरू हो जाता है 1858 से। इसका मतलब है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन के पास कंट्रोल आ गया है। तो देखो ब्रिटिश राज को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, 1757 से 1947, जिसमें 1757 से 1858 तक कंपनी का राज और 1858 से 1947 फिर ये क्राउन राज। अब भारत में ये क्राउन का प्रतिनिधि कौन है? अब सीधे ब्रिटिश राजा रानी तो संभालेगा नहीं, इसलिए एक पद क्रिएट किया गया भारत राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में बैठेगा और पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया लॉर्ड स्टैनली को। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद के लिए एक 15 मेंबर्स का, 15 सदस्यों का इंडिया काउंसिल बनाया गया, जो कि इनको सुझाव देते थे। ये सुझाव इन पर बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ये अपना दिमाग लगा सकते हैं। और फिर ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत राज्य सचिव, जो ये नया पद क्रिएट किया गया है, जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि है, ये क्या करेंगे? ये बच्चे आदेश देंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, जो भारत में मौजूद सबसे बड़ा अधिकारी है। अच्छा, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद का नाम है उसको वाइसरॉय कर दिया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी आप कहोगे और वाइसरॉय भी आप शब्द का इस्तेमाल करोगे। तो इस टाइम पर लॉर्ड कैनिंग मौजूद थे, क्योंकि ये इंडिया में 1856 से 1862 में कार्यरत हैं। तो 1856 में जब ये आए थे तब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे थे, लेकिन 1857 में ये बात क्या आई, 1858 में इस एक्ट में क्या बात कही गई कि जिस व्यक्ति को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह रहे हैं उसको अब से वाइसरॉय भी कहेंगे। इसलिए लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1858 में पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनते हैं। साथ साथ ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये पद का नाम भी कंटिन्यू करेगा, यानी लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं और वाइसरॉय भी हैं। इनके बाद भी जो लोग आए थे वो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं और वाइसरॉय भी हैं, यानी दो नाम हैं पद के, ठीक है, बाकी है उस पर एक ही व्यक्ति आसीन। चलो ये भी बात हमें समझ में आ गई। फिर देखो
भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करना होगा। लॉर्ड स्टैनली पहले राज्य सचिव, कैनिंग प्रथम वाइसरॉय। इस अधिनियम ने ब्रिटिशों की हड़प नीति पर अंकुश लगाते हुए देशी राज्यों के शासकों को यह आश्वासन दिया कि उनके राज्य पर अब उन्हीं का अधिकार बना रहेगा। क्यों? अब देखो 1857 विद्रोह का कारण जब ब्रिटेन एनालिसिस कर रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट समीक्षा कर रहा था, तो उनको ये बात समझ में आई कि क्योंकि कंपनी ने कई सारे देशी रियासतों को हड़पा, राजा रानियों को रातों रात उनके क्षेत्रों से निकाला, जिसकी वजह से 1857 विद्रोह में इन कई देशी रियासतों ने विद्रोह किया। बेस्ट एग्जांपल झांसी। तो गंगाधर राव जो झांसी के राजा थे, उनकी मृत्यु हुई और उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई को निष्कासित कर दिया। इसलिए वो जल रही थी कि कब मुझे मौका मिले। विद्रोह की आग उनके मन में थी और जब 1857 में सैनिकों ने विद्रोह किया तो रानी लक्ष्मीबाई भी इस विद्रोह में कूद पड़ी। तो इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा अब हमें ये गलती नहीं करनी है, देशी रियासतों को परेशान नहीं करना है। अगर आप किसी को उसके घर से निकालोगे तो वो तो विद्रोह करेगा ही, और इसीलिए इनने ये नीति ड्रॉप कर दी जैसा यहां पर लिखा है। तो दिस एक्ट कर्ब्ड द ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। चलो अगला देखो बच्चे क्या है। अब है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मॉर्ले उस समय के राज्य सचिव का नाम था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जबकि मिंटो उस समय के गवर्नर जनरल का नाम था। इसलिए मॉर्ले मिंटो अधिनियम, क्योंकि इनका यहाँ पे दिमाग था, मतलब इन दोनों ने यहाँ पे काफी चीजें डाली। चलो, इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। अब ये पृथक प्रतिनिधित्व यानी सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है जरा समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई क्षेत्र है जहां पर टोटल नंबर ऑफ पीपल रहते हैं 100 लोग यहां पर रहते हैं। तो कितने लोग रहते हैं बच्चे? 100, जिसमें से मान लेते हैं मुसलमान कितने हैं? 40, और मान लेते हैं अदर्स, अन्य कितने हैं बच्चे? 60 लोग हैं। अब यहाँ पे 3 प्रकार की निर्वाचन प्रणालियां होती हैं। तो एक है जनरल इलेक्टोरेट, सामान्य निर्वाचन प्रणाली। और देखो किसी भी इलेक्शन में ये 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है वोटर मतदाता, एक होता है प्रत्याशी कैंडिडेट। तो ध्यान से सुनेंगे, जनरल इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जैसे ये क्षेत्र है तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकता है और कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अब आरक्षित निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? मान लेते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पे सीट मुस्लिम व्यक्ति के लिए रिजर्व्ड है, तो मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व्ड है, तो प्रत्याशी केवल मुसलमानों में से कोई हो सकता है, मुस्लिम में से ही हो सकता है, नहीं 40 में से, लेकिन यहाँ पे भी वोट सभी कर सकते हैं। फिर एक व्यवस्था होती है सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन। तो सेम कंडीशन है। अब यहाँ पे मान लो सीट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है, तो सिर्फ 40 लोगों में से ही कोई प्रत्याशी, कोई कैंडिडेट होगा। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में बच्चे वोट भी सिर्फ 40 लोग ही यहाँ पे कर पाएंगे, यानी केवल मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ वोट कर पाएंगे, बाकी 60 लोगों से वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा। अब ब्रिटिशों ने 1909 में क्यों मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, यानी इंडिया में कुछ ऐसी सीट क्रिएट की जहां पे सिर्फ मुस्लिम सिलेक्शन में खड़े होंगे और मुस्लिम ही वोट डालेंगे, उनको अपने प्रति वफादार बनाने के लिए, ताकि भविष्य में जब कोई बड़े आंदोलन हो तो मुस्लिम्स उनके लिए शील्ड का काम करें। क्योंकि ब्रिटेन, ये जो ब्रिटिश कंपनी है, ये क्या कर रही थी, सॉरी कंपनी नहीं, ये जो ब्रिटिश सरकार है, ये क्या कर रही है, उनको वफादार बना रही है ना। जैसे क्लास में 100 बच्चे हैं, अब 100 में से मान लो कि मैं 40 बच्चों को समोसा दूं, चटनी दूं, मिर्ची दूं, बढ़िया, 60 बच्चों को नहीं दूं, उनको खाली प्लेट दे दी। अब ये जो 40 बच्चे मेरे प्रति वफादार हो गए, अब मान लो कभी ये 60 बच्चे मेरा विद्रोह करेंगे तो ये 40 क्या बोलेंगे कि नहीं, हमने सर का नमक खाया है। तो यहाँ पे वही चीज है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वफादार यहाँ पे बनाने का प्रयत्न किया गया। चलो और देखो, केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं के अधिकारों में और वृद्धि की गई। सदस्यों को अब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार था। ये क्या होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? इससे पहले तक ऐसा होता था कि जैसे मान लो कि कोई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और उसने भारत का बजट पेश कर दिया या कोई योजना पेश कर दी, तो वहां पे आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं। जैसे आपने उससे पूछा कि अरे आपने तो ये बजट में लिखा है कि आप एक रोड बनवाएंगे 50 करोड़ का, 50 करोड़ का रोड क्या बनता है, इतना महंगा रोड होता है क्या, क्या लगा रहे हो आप उसमें 50 करोड़ का जो बना रहे हो? और गवर्नर जनरल ने आपको रिस्पॉन्स दिया, नहीं बता रहे, चुप रहो। अब बताओ, क्योंकि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते, अब आपको बैठना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 1909 का अधिनियम क्या कहता है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, प्लस यहाँ पे कोई आर्थिक प्रस्ताव है तो उस पर बिल्कुल डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। अब पहली बार इस एक्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि इंडिया काउंसिल में और वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को शामिल किया गया। अब जरा ये क्या होते हैं समझते हैं। आपको पता है ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत राज्य सचिव बैठते हैं। पहली बार कौन बने थे? स्टैनली। ये लेकिन 1858 की बात है। खैर,
अब यहाँ पे ये 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल है जो इनको सलाह देता है। तो अभी तक इनमें कोई भारतीय नहीं था, लेकिन मॉर्ले मिंटो अधिनियम ने कहा कि इसमें अब भारतीय लोग शामिल होंगे। तो ये दो नाम आपको दिमाग में रखने हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है, कृष्ण गोविंद गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो कृष्ण गोविंद गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी पहले इंडियंस हैं जो कि इंडिया काउंसिल में शामिल हुए। ठीक उसी प्रकार भारत में जो सबसे बड़ा पद है वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या जिसे वाइसरॉय भी कहते हैं। अब इनका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारिणी परिषद होता था। जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं तो उनका एक मंत्री परिषद होता है जो अलग अलग विभाग संभालते हैं, वैसे उस टाइम पर भी वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जो अलग अलग विभाग संभालते थे, कोई वित्त विभाग, कोई लॉ एंड ऑर्डर विभाग वगैरह वगैरह। तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार कोई इंडियन व्यक्ति शामिल हुआ मॉर्ले मिंटो अधिनियम के बाद, और उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चल, तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे अधिनियम पे, जिसका नाम है बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम था मॉन्टेग्यू, और जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे उनका नाम था चेम्सफोर्ड, ठीक है। उन दोनों के यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस थे, इसलिए इनके नाम पे अधिनियम का नाम आया। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, पहली चीज समझते हैं, प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना हुई। अब देखो, पहले तो ये द्वैध शासन वगैरह हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझें कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं कि इंडिया में कैसे काम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेंटर की बात करूं तो देखो, आपको पता होगा कि एक होता है पार्लियामेंट, यानी जिसको हम लोग कहते हैं संसद। तो यहाँ पे संसद जो है, जो पार्लियामेंट है, तो उसमें किस प्रकार से काम होता है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक मंत्री है, ठीक है। तो मंत्री भी होते हैं, मंत्री परिषद आपने सुना होगा। तो आमतौर पर बात करें तो मंत्री लोग क्या करते हैं, संसद में प्रपोजल पेश करते हैं, लॉस का प्रपोजल, कानूनों का प्रस्ताव पेश करते हैं, और फिर ये जो पार्लियामेंट होती है, जो संसद होती है, ये इसको हाँ करती है या ना करती है। मान लो इसको हाँ किया तो उसके बाद ये प्रस्ताव जाता है राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति अगर अपने दस्तखत कर देते हैं तो फिर ये जो प्रस्ताव है ये कानून का रूप लेता है, अधिनियम यानी एक्ट का रूप लेता है। ये है एक सामान्य प्रक्रिया। सेम राज्यों में भी होता है। राज्य में क्या होता है बच्चे, जैसे आप इस वीडियो को जिस भी राज्य से देख रहे हैं तो वहां पर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी एक राज्य विधानसभा होगी, विधानसभा। और यहाँ पे भी मंत्री हैं भाई, राज्य में भी मंत्री होते हैं। तो मंत्री लोग यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून के प्रस्ताव रखते हैं, और अगर ये पास कर देते हैं तो फिर ये प्रस्ताव जाते हैं गवर्नर यानी राज्यपाल के पास, और अगर वो भी इस पे दस्तखत कर देते हैं तो फिर ये आपका बन जाता है कानून। सही है, ये है एक नॉर्मल सा प्रक्रिया। अब देखो क्या था यहाँ पर, अगर मैं बात करूं तो ये जो हम 1919 की एक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे जो विषय हैं तो वो कौन देख रहा है, तो यहाँ पे वाइसरॉय मौजूद होते थे, या जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहो, उनका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको पता है। जैसे आज प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद है तो वाइसरॉय का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहली बार इसमें कोई इंडियन मेंबर जुड़े थे, ये सब आपको पता है। तो जितने भी विषय हैं, जितने भी कानून हैं, तो ये सब ये लोग मिलकर देख रहे हैं, और ये लोग प्रपोज करते हैं, लॉस प्रस्ताव रखते हैं। कहां पे रखते हैं बच्चे? सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका में रखते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा सिंपल सा रूल है, जैसे हमने आज पढ़ा वैसे उस टाइम पे भी था। अब लेकिन राज्यों में 1919 के अधिनियम ने एक चेंज किया। क्या चेंज किया? तो यहाँ पे द्वैध शासन यानी डायरकी लाया गया। द्वैध शासन यानी डायरकी का मतलब है कि जो भी विषय होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, तो उनको दो हिस्सों में बांटा गया। एक थे महत्वपूर्ण विषय, उनको कहा गया रिजर्व सब्जेक्ट्स यानी आरक्षित विषय, और यहाँ पे गवर्नर मौजूद है और ये उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल मौजूद है। जैसे केंद्र में कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉय। वैसे बेटा राज्यों में एक गवर्नर होता था, जैसे आज भी राज्यपाल होते हैं, उस टाइम पे भी थे। तो गवर्नर होगा और उनका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, और ये लोग प्रपोज करेंगे लॉस, किस पर? रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स पर, महत्वपूर्ण विषयों पर ये लोग लॉस प्रपोज करेंगे। महत्वपूर्ण विषय क्या? जैसे महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त यानी फाइनेंस, जैसे भू राजस्व जैसे लैंड रेवेन्यू, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर। तो ये यहाँ पर ये लोग बच्चे, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग हैं, ये सदन में, स्टेट लेजिस्लेचर में इन विषयों पर कानून प्रस्तावित करेंगे, सिंपल। जबकि दूसरे प्रकार के विषय जो कम महत्वपूर्ण थे उनको नाम दिया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स,
यानी हस्तांतरित विषय, और यहाँ पे गवर्नर मौजूद है, ये वही वाले गवर्नर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मौजूद है मिनिस्टर्स। यहाँ पे था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहाँ पे मौजूद है मिनिस्टर्स यानी मंत्री। ये मंत्री क्या करेंगे बच्चे, तो जो विषय उनको दिए गए, जैसे कौन से, कम महत्वपूर्ण वाले कृषि, जो जिम्मेदारी वाले विषय थे, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, इसके अलावा एजुकेशन यानी शिक्षा, तो इन विषयों पर कानून प्रस्तावित ये करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में। सिंपल। अब लेकिन एक बहुत बड़ी चीज क्या चेंज की गई थी कि यहां पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है, अगर वो इन मिनिस्टर से, कामकाज से इनके खुश नहीं है, तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। लेकिन यही स्टेट लेजिस्लेचर अगर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कामकाज से खुश नहीं है, तो इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। अब देखो, अगर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो यहां पे इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा, लेकिन इनके खिलाफ तो ला ही नहीं सकते। अब आप सोचो, क्या ये बहुत बड़ा धोखा नहीं है? सर कैसा धोखा? अरे जो लोग महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बना सकते हैं, उन लोगों को आप हटा नहीं सकते, जबकि वो महत्वपूर्ण विषय देख रहे हैं, वो ज्यादा लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाले गलत कानून बना सकते हैं, तो उनको आप नहीं हटा सकते। और जो विचारों को जिम्मेदारी वाले विषय दिए, उनको आप हटा सकते हो, अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हो। आज इंडिया में अविश्वास प्रस्ताव मंत्रियों के खिलाफ लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इन मंत्रियों के खिलाफ ला सकते हैं, इनके खिलाफ नहीं, सबके खिलाफ एक साथ लाया जा सकता है। लेकिन इस टाइम पर ब्रिटिशों ने ये जो द्वैत शासन लाए, तो इसमें ये एक बहुत बड़ी कमी थी कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, जबकि ये लोग महत्वपूर्ण विषय संभाल रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमने देख लिया। तो ये आरक्षित विषय, इसमें क्या क्या शामिल होता है मैंने बता दिया, महत्वपूर्ण विषय शामिल होते हैं, और कार्यकारी परिषद वाली बात भी मैंने आपको बता दी कि ये लोग ये विषयों पर कानून बनाते हैं। दूसरी तरफ हस्तांतरित विषय मंत्रियों के पास, और शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कि आपके ऐसे विषय हैं जो कि जिम्मेदारी वाले विषय हैं बच्चे, तो वो किसको मिले, तो वो विषय मिले मिनिस्टर्स को, और उनको हटाया भी जा सकता है। चलो, अच्छा, पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन किया गया। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे केंद्र में ना सारे विषय, जैसे राज्य में, प्रांतों में तो हमने देखा कि कुछ विषय एग्जीक्यूटिव काउंसिल संभालेगा राज्य का, और कुछ संभालेंगे मिनिस्टर्स, मंत्री। लेकिन यहां पर केंद्र में सारे विषय संभालेंगे यहाँ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग, और इनके खिलाफ सेंट्रल लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं ला सकते। यानी केंद्र में तो किसी भी प्रकार से आप इनको हटा नहीं सकते, राज्य प्रांत में तो फिर भी आप मंत्रियों को हटा सकते हो, यहां नहीं हटा सकते। अच्छा, अब लेकिन यहां पे इस एक्ट ने सेंट्रल लेजिस्लेचर के 2 हाउस क्रिएट कर दिए। वो 2 हाउस कौन से? तो जैसे आज हम देखते हैं कि इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है, तो 1919 के अधिनियम ने सबसे पहली बार बेटा केंद्रीय विधायिका सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 हाउस की व्यवस्था क्रिएट की थी। एक केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक राज्य परिषद यानी कि आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये 2 क्रिएट किए थे। ये आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यहीं पर 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकते, है ना, यही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आगे चल के आपका लोकसभा बना, और ये राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स आगे चल के आपका राज्यसभा बना। तो कोई पूछे इंडिया में पहली बार बाइकैमरलिज्म यानी 2 सदन की ये जो व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है, ये किस एक्ट ने लाए? तो 1919 के अधिनियम द्वारा ये लाया गया। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी, ये यहाँ पे बात लिखी हुई है। लेकिन ये लोग अविश्वास प्रस्ताव वाइस रॉय या उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के खिलाफ नहीं ला सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाइकैमरलिज्म लाया गया था। चलो, अब अगली बात करें। इस अधिनियम ने सिखों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया, जैसे मॉर्ले मिंटो 1909 के अधिनियम ने मुसलमानों को शामिल किया, तो यहाँ पर बच्चे 1919 के अधिनियम ने सिखों को शामिल किया। साथ साथ अभी तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब 1919 के अधिनियम ने महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया। और ये मैंने सिखों वाली बात बता दी, यानी इंडिया में कुछ ऐसे क्षेत्र क्रिएट किए गए जहां पर सिर्फ सिख लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और वही लोग वोट कर सकते हैं। साथ साथ इस अधिनियम ने बच्चे शक्तियों का विभाजन कुछ इस प्रकार किया, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि कुछ ऐसे विषय जिन पर कानून केवल केंद्र बना सकता है, और कुछ ऐसे विषय जिन पर कानून केवल राज्य बना सकते हैं। यानी 2 लिस्ट आ गई। आगे चल के 1935 का जो हम अधिनियम देखेंगे उसमें 3 लिस्ट आ गई थी। तो वो तीसरी लिस्ट थी समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, और वो आज तक है। फिर आपको पता है हमारा वर्तमान जो संविधान है उसमें 7वीं अनुसूची 7th जो शेड्यूल है उसमें ये 3 लिस्ट मौजूद है। तो यहाँ पे पहली बार 1919 ने ये 2 लिस्ट क्रिएट की थी। लेकिन यहाँ पर बच्चे
हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल की शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं था, वह केंद्रीय विधान परिषद द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक को रद्द यानी वीटो कर सकता था। बताओ कितनी बड़ी बात है। ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है आपका बाइकैमरल, 2 सदन आ गए, अगर मान लो यहां से कोई कानून पारित भी होता है तो भी ये वाइसरॉय चाहे तो उस पर वीटो लगा के रद्द कर सकता है। जैसे आज राष्ट्रपति कोई भी कानून जैसे हमने पार्लियामेंट ने पास किया तो प्रेसिडेंट क्या उसको जब चाहे जब मन करे रद्द कर सकता है? ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर बेटा वो रद्द कर सकते। तो ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल बात हो गई, बहुत ज्यादा पावर हो गया इनके पास, तो ये तो गलत है, तानाशाही वाली बात हो गई। प्लस ये बच्चे इन सबको बाईपास करके कभी भी किसी भी मुद्दे पर ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश लाके कोई कानून बना सकते हैं। क्या आज प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं? हाँ, लेकिन वो तभी जब संसद सेशन में ना हो या लोकसभा या जो राज्यसभा है वो एक कोई सेशन में ना हो तब ला सकते हैं। लेकिन यहाँ तो भले ये सेशन में हो तब भी ये वाइसरॉय ऑर्डिनेंस किसी भी मुद्दे पे ला सकते हैं, यानी यहाँ पे गवर्नर जनरल की शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं था और इसीलिए ये इस अधिनियम की एक बहुत बड़ी विफलता थी। ठीक है जी, ये भी हमने पढ़ लिया। आइए अब हम पढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। आशा है अभी तक जो हमने चीज पढ़ी वो आपको समझ में आई होगी और हमने पढ़ लिया 3 अधिनियम अभी तक के। हमारा सबसे पहला आपका 1858 का एक्ट, फिर हमने पढ़ लिया 1909 का मॉर्ले मिंटो, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और अब भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। सबसे पहले इसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई। ऑल इंडिया फेडरेशन क्या बनाने की बात की गई? तो इन्होंने ये बात कही कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाते हैं, एक अखिल भारतीय संघ बनाते हैं जिसमें ब्रिटिशों के कंट्रोल में जो एरिया है, जैसे ब्रिटिश इंडिया के लगभग 60% एरिया पर शासन करते थे, जो येलो कलर का एरिया आपको दिख रहा है, तो उनने इंडिया को 11 प्रांतों में डिवाइड किया था। जैसे आज हमारे पास 28 राज्य हैं, ब्रिटिशों के 11 प्रांत थे। तो ब्रिटिशों ने 1935 अधिनियम में कहा कि ये जो सारे प्रांत हैं ये इस फेडरेशन में शामिल होंगे, प्लस जो देशी रियासतें हैं, ये जो ब्लू कलर के आपको एरिया दिख रहे हैं जहां पे अलग अलग राजा महाराजा रजवाड़े शासन कर रहे हैं, ये भी फेडरेशन में शामिल हो सकते हैं। और अगर एटलीस्ट 50% प्रिंसली स्टेट्स हाँ कहते हैं तो ये फेडरेशन बनेगा। लेकिन आपको पता है ये जो देशी रियासतें हैं बेटा, इन्होंने आने से मना कर दिया। क्यों? इनने कहा हम पागल है क्या, हम क्यों अपनी ऑटोनॉमी, हम क्यों अपनी स्वतंत्रता खोएं, हम क्यों आपके पास आके मिलें। और उनको मालूम था कि आज अगर हम इनसे फेडरेशन से मिल गए तो धीरे धीरे यहाँ पे भी डेमोक्रेसी वाली लोकतंत्र वाली मांगे उठने लगेंगी, जबकि अभी तो ये लोग तानाशाही करते हैं अपने अपने क्षेत्र में। इसीलिए इनने आने से मना कर दिया, इसलिए ये फेडरेशन कभी बना ही नहीं। तो ध्यान रखना बच्चे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जितने भी प्रावधान मैं आपको बताने वाला हूं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो कभी लागू ही नहीं हो पाए, क्योंकि वो तभी सारे प्रावधान लागू होते अगर फेडरेशन बनता, लेकिन फेडरेशन ही नहीं बना तो वो प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाए। तो इस अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, इसके अलावा चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस होते थे, जैसे आज यूनियन टेरिटरी होते हैं वैसे ही। और यूनियन टेरिटरी का हेड कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। उस टाइम पे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस होती थी, उनका हेड होता था चीफ कमिश्नर। तो ये भी ब्रिटिशों के कंट्रोल में क्षेत्र थे, इनको भी कंपलसरी था शामिल होना। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को, 11 प्रांतों को शामिल होना कंपलसरी था और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस को भी शामिल होना कंपलसरी था। लेकिन देशी रियासतों का शामिल होना ना होना वैकल्पिक था, तो उन्होंने मना कर दिया और इसीलिए बेटा ये संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। तो ये संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, फेडरेशन नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। दूसरी बात, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन ये कभी अस्तित्व में नहीं आया। जैसा मैंने बताया, क्यों अस्तित्व में नहीं आया बच्चे? इसलिए अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि फेडरेशन कभी आई ही नहीं। अब इधर ध्यान दो, यानी ये लोग केंद्र में भी डायरकी की बात कर रहे थे। जैसे मैंने 1919 की एक्ट में बताया कि बेटा प्रांतों में क्या आ गई थी? डायरकी, यानी 2 प्रकार के विषय, कुछ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल संभालेगा राज्यों में और कुछ विषय संभालेंगे कौन? तो मंत्रीगण। ठीक है, ये बात थी। तो ये प्रस्ताव, ये डायरकी का प्रस्ताव केंद्र में भी लाना चाह रहे थे। 1919 की एक्ट ने तो केंद्र में डायरकी लाए नहीं, द्वैत शासन लाए नहीं। उन्होंने बोला सारे जो विषय है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो सदस्य हैं वही प्रपोज करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर में, यही बात थी। लेकिन 1935 में यहाँ पे भी बेटा 2 विषय करने की मांग थी, ताकि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे वहां पर जो मंत्री उसको संभाल रहे हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। ये बीच बीच में हमको ये क्यों चीजें दे रहे हैं? क्योंकि आप ये समझो कि बीच बीच में हम लोग अलग अलग आंदोलन भी तो चला रहे हैं। जैसे आप ये समझें, ये 1919 का जो अधिनियम है, इसके बाद 1920 में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई, स्वराज की मांग की। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, पूर्ण स्वराज की मांग की। तो इसीलिए 1935 में ब्रिटिशों ने हमको थोड़ा सा पुराने एक्ट से बेहतर देने का प्रयास किया और 1935 में क्या बोला कि केंद्र में भी डायरकी दे रहे हैं, यानी जो मंत्री विषय संभालेंगे तो उन मंत्रियों को हटाया जा सकता है। हम मांग कर रहे थे ना कि अरे कोई अच्छा काम नहीं करे तो हमें पावर दो, हम हटाएं।
तो यहाँ पे थोड़ा हमको पावर देने की कोशिश थी, लेकिन खैर ये तो प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट के आ ही नहीं पाए। अच्छा, दूसरी तरफ जो 1919 ने राज्यों में डायरकी की थी, तो हम तो इससे भी नाराज थे। हम बोल रहे थे कि अरे ये क्या बात हुई, जो महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई बात ही नहीं है। तो लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने कहा कि यहाँ पे प्रांतों से हम डायरकी खत्म कर रहे हैं, और प्रांतों में बच्चे जो भी विषय होंगे वो सब मंत्री देखेंगे, और इन मंत्रियों के खिलाफ लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। यानी अगेन हमारे लिए एक बेहतरी वाली बात इन्होंने कही। ठीक है, चलो, तो पहले तो भारत सरकार अधिनियम ने संघ बनाने की बात कही जो बन नहीं पाया, फिर केंद्र में द्वैत शासन लाने की बात इन्होंने कही, लेकिन ये भी आ नहीं पाया। तो ये कह रहे थे कि 2 प्रकार के विषय बनाते हैं, प्लस केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर, 3 सूचियां आ गई, पहले 2 थी 1919 में, अब 3 आ गई, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। ब्रिटिश भारत प्रांतों में द्वैत शासन खत्म किया गया, अब सभी प्रांतीय विषयों का संचालन गवर्नरों को मंत्रियों की सलाह पर करना था। यानी बच्चे जो 1919 ने बोला था कि द्वैत शासन ला रहे हैं, और कुछ विषय ऐसे होंगे जो मंत्री संभालेंगे और उनको हटाया जा सकता है मंत्रियों को, जबकि कुछ विषय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग संभालेंगे जिनको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं, हम सबको हटा सकते हैं। यानी कोई भी जो विषय है, अब सब के सब महत्वपूर्ण विषय हो या गैर महत्वपूर्ण हो, सब मंत्री संभालेंगे, और इन मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके इनको हटाया जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात कर दी हमारे लिए। चलो, तो क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट ने द्वैत शासन लाया 1919, कहां पे, प्रांतों में। किस एक्ट ने द्वैत शासन प्रांतों में खत्म किया 1935। प्रांतों में मंत्री अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी थे, और प्रांतीय विधायिका में उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलो अगली चीज देखें बच्चे, अगली चीज देखो, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। स्वायत्तता का मतलब होता है कि अब बच्चे उनको अपनी स्वतंत्र आर्थिक शक्तियां दे दी गई कि ठीक है भाई, तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम्हें कहाँ कितना पैसा खर्च करना है। पहले ये लोग केंद्र पर निर्भर करते थे, तो 1935 प्रांतों के लिए बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, फिर बर्मा म्यांमार को भारत से पृथक कर दिया गया। असल में कहानी यह है कि ब्रिटिशों ने आंग्ल बर्मा युद्ध लड़े, एंग्लो बर्मीज वॉर लड़े, जिसमें म्यांमार को अपने कब्जे में लिया हुआ था। लेकिन फिर 1935 के इस एक्ट ने बेटा बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया। वैसे भी इंडिया का हिस्सा इस रूप में नहीं था, वो तो ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने कब्जे में लिया था। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशों से पहले हमारा पार्ट था, ना, ये ब्रिटिशों ने कब्जे में लिया और ब्रिटिशों ने बोला कि भैया अब इसको अलग कर दें। इस अधिनियम ने ईसाइयों, यूरोपीय, आंग्ल भारतीयों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली में शामिल किया। अब जैसे 1909 के एक्ट ने बेटा किसको पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया, मुसलमानों को। 1919 के एक्ट ने किसको दे दिया, सिखों को। और ये जो 1935 का अधिनियम है, इसने क्रिश्चियंस को, इसके अलावा यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को, इन सबको दे दिया पृथक प्रतिनिधित्व। यानी इंडिया में कुछ ऐसी सीट क्रिएट की गई जहां पर सिर्फ ईसाई लोग ही वोटिंग करेंगे, ईसाई लोग ही प्रत्याशी के रूप में खड़े रहेंगे। वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति जो अन्य धर्म का है, ना वो वोट कर पाएगा, ना प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो पाएगा। सेम की चीज यहाँ पे और यहाँ पे भी था। यानी ब्रिटिश देख रहे हो किस तरीके से भारतीय लोगों को डिवाइड करने पे तुलाए हैं। चलो, इस अधिनियम ने एक फेडरल कोर्ट का निर्माण किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा। तो 1935 के इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने 2 इंपॉर्टेंट चीजें की। इनने 1937 में इंडिया के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, भारत के अंदर सबसे बड़ा जो अपील का कोर्ट था, वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएट किया। दिल्ली में इसको क्रिएट किया गया। ठीक है, साथ साथ बच्चे 1937 में ही इन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट की। तो अब इन दोनों का स्थान कौन लेगा, तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थान आगे चल के 1950 में कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट। और सेम यहां पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन रिप्लेस करेगा, आगे चल के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पहले ये पेपर कंडक्ट करवाते थे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, तो ये 1937 में स्थापित। और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था। आगे चल के सुप्रीम कोर्ट जब स्थापित होगा तो फेडरल कोर्ट खत्म। ठीक है, चलो, तो ये हमने पूरी बात देख ली कि फेडरल कोर्ट और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यहां पर बने थे। चलिए, तो ये हमने पूरी बात कर ली। ऑटोनॉमी मिली, बर्मा को सेपरेट कर दिया गया। लास्ट चीज देखते हैं क्या है। लास्ट चीज ये बच्चे, 1935 के अधिनियम ने प्रांतों का पुनर्गठन भी किया। जैसे बंबई से कुछ हिस्सा अलग करके एक नया प्रांत बेटा सिंध बनाया गया। तो एक प्रांत को बंबई से अलग करके सिंध नाम दिया गया। साथ साथ बिहार और उड़ीसा अभी तक एक थे, और फिर बच्चे उड़ीसा को अलग कर दिया गया और एक नया प्रांत इस तरीके से उड़ीसा बना। तो ध्यान रखना, 1935 के एक्ट ने बच्चे 2 नए प्रांत क्रिएट किए। एक आपका ये सिंध क्रिएट किया बॉम्बे से अलग करके, और एक आपका यहाँ पर बच्चे क्या क्रिएट किया, तो यहाँ पे बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था, उड़ीसा वाला क्षेत्र, तो फिर यहाँ पे उसको भी अलग कर दिया। तो 2 ये नए प्रांत क्रिएट किए। आशा है आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे लगे। पढ़ते रहें, सिलेक्शन ले, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।